आज 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती का दिन है और संपूर्ण देश के अंदर आज सावित्रीबाई फुले इन्हें याद किया जाएगा और उन्हें अभिवादन किया जाएगा। 2022 की शुरुआत में भीमा कोरेगांव शौर्य दिन से ये बहुजन आंदोलन को मानने वाले लोगों ने अपने नए साल की शुरुआत की और उसी के पश्चात 3 जनवरी को अब सावित्रीबाई फुले इनको याद किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस प्रकार महापुरुषों को याद करना या फिर इस प्रकार ऐतिहासिक दिनों को याद रखना यह क्यों ज़रूरी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अपने इतिहास को याद रखो। अगर आप अपना इतिहास जान लोगे तो आपको भविष्य निर्माण करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं जाएगी। वही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, इनका यह कहना है कि अगर इतिहास को अगर हम जान लेते हैं तो उससे हमें लड़ने की ताकत मिलती है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, उससे हमारी सोच बनती है और सोच बनने के बाद हम शासक बनने की ओर कूच कर सकते हैं। तो इसीलिए इन तमाम ऐतिहासिक दिनों को हमारे जो लोग हैं, हमारे बहुजन विचारवंत है, बहुजन आंदोलन के चालक वाहक है, वो लोग इतिहास को बड़ा ही महत्व देते हैं। वही सावित्रीबाई फुले, इनके आंदोलन को अगर हम देखते हैं तो इनकी फल प्राप्ति को जब हम देखते हैं तो भारत के इस भूमि में उनका आंदोलन, उनकी जो नींव है, शिक्षा के आंदोलन की नींव है, वो बड़ी ही ताकतवर साबित होती है। क्योंकि इस भारत देश के अंदर जब मनुस्मृति का राज रहा, जब यहाँ पर वेदों शास्त्रों का राज रहा, तो उन्होंने इस देश की महिलाओं को गुलाम माना। इस देश की महिलाओं को उसके लिए, उसकी अस्मिता के लिए, उसके अस्तित्व के लिए कोई भी हक अधिकार नहीं छोड़े। एक तरफ मनुवादी व्यवस्था की तरफ देखो या एक तरफ उनकी व्यवस्था को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें महिलाओं को गुलाम बनाने वाली नीतियां नजर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो प्रचार ऐसा करते हैं कि उनकी संस्कृति, उनके तौर तरीके, उनकी परंपराएं महिलाओं का बड़ा सम्मान करती है। लेकिन जब वास्तव में जब हम उसे पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, तब हमें असलियत पता चलती है। अगर आज उनकी संस्कृति कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करने वाले हैं, तो यह पूछने का सवाल आज खड़ा होता है कि अगर महिलाओं का सम्मान इस देश के अंदर मनुवादी संस्कृति ने करना शुरू कर दिया था या सनातन संस्कृति ने शुरू कर दिया था, तो हमारी महिलाएं आज से 50 साल पहले एजुकेशन क्यों नहीं ले पाई? हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ, ये लोग पढ़ क्यों नहीं पाए? इन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार क्यों नहीं था? क्यों महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले, इन्हें शिक्षा का आंदोलन देश के अंदर शुरू करना पड़ा? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें अपने ही किताबों में झांकना पड़ेगा, जिसे हम अपने धर्म की किताबें कहते हैं, जिसे हम उसे अपने आस्था के जगह पर रखते हैं। हम देखते हैं इस देश के अंदर 4 वर्णों की व्यवस्था रही। इस 4 वर्णों की व्यवस्था ने 4 वर्ण बनाए, लेकिन ये नहीं बताया कि महिला कौन से वर्ण में आती है। ना ब्राह्मण वर्ण से महिला आती है, ना क्षत्रिय वर्ण में महिला पैदा हुई, ना वैश्य वर्ण में महिला आई, ना ही शूद्र में। तो महिला हमेशा से ही अवर्ण रही। अब हक अधिकारों की अगर हम बात करें तो शिक्षा लेने का, देने का जो अधिकार है वो ब्राह्मणों ने अपने पास रखा था। वही लड़ाई लड़ने का, शस्त्र धारण करने का, यह क्षत्रियों ने अपने पास अधिकार रख लिया। वही वैश्यों को व्यवसाय करने का, व्यापार करने का और धन इकट्ठा करने का, संपत्ति बनाने का अधिकार रखा गया। वही शूद्रों को अगर हम देखते हैं तो शूद्र इस देश के अंदर के SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ हैं, तो ये ज़्यादा संख्या वाले लोग शूद्र हैं। तो इसमें शूद्रों को क्या हक अधिकार रहे? तो शूद्रों के हक अधिकार, इसमें 2 तरह के क्लासिफिकेशन हैं, शूद्र और अति शूद्र, जिसमें शेड्यूल कास्ट जो है वो अति शूद्र में आता है, जिसको कोई भी हक अधिकार नहीं थे, ना ही पढ़ने लिखने का, ना ही शस्त्र धारण करने का और ना ही धन इकट्ठा करने का। वही शूद्र की बात करें जिसमें खासकर OBC समाज आता है, OBC कम्युनिटी आती है, उन्हें क्या अधिकार थे? तो उन्हें अधिकार यह था कि तीनों वर्ण की उसे सेवा करना है। लेकिन यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या बताया गया
तो वर्ण व्यवस्था ने महिलाओं को कहीं पर भी जगह नहीं दी। यह माना ही नहीं कि यहाँ इस देश के अंदर महिलाएं हैं, महिलाओं को हक अधिकार की ज़रूरत है या नहीं है। मतलब उसका होना और नहीं होना इस मनुवादी व्यवस्था ने, इस 4 वर्णों की व्यवस्था ने स्वीकार ही नहीं किया। तो महिलाओं को पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था, महिलाओं को बात करने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को अपने सोच विचार को सामने रखने का या फिर घर परिवार में बताने का अधिकार नहीं है। ये तमाम चीज़ें हमारे धर्म ग्रंथों से ही और हमारे परंपराओं से ही हमारे समाज को विरासत में मिली हैं। और इसीलिए आज भी हम बात करते हैं 21वीं सदी की, और इस 21वीं सदी में भी हमें महिलाओं के सक्षमीकरण की बात करना पड़ता है, महिलाओं के सशक्त होने की बात करना पड़ता है। इसके लिए हमें अलग अलग NGO के माध्यम से कार्यक्रम चलाने पड़ते हैं, सामाजिक संगठन के माध्यम से समाज के अंदर महिलाओं में जन जागृति का काम जो है वो लगातार शुरू है। बावजूद इसके महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो स्थिति है उसमें ज़्यादा सुधार नहीं आया है। इस देश के अंदर जिस मनुवादी व्यवस्था ने महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नकारा, जिस व्यवस्था ने महिलाओं के अस्तित्व को नकारा, उस व्यवस्था को सबसे पहले तोड़ने का काम, उन तमाम परंपराओं को, उन तमाम रीति रिवाजों को मरोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो फुले दाम्पत्य ने किया है। महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने घर गृहस्थी का त्याग करके, अपने हक अधिकारों की मालमत्ता को छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर, ताक पर रखते हुए, अपनी तमाम मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए उन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत की। इस देश के अंदर जिस OBC को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उनके लिए स्कूल निकालने का काम महात्मा ज्योतिराव फुले ने किया। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और उसके बाद उन्होंने इस देश के अछूतों के लिए, मतलब शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी पढ़ाने के लिए स्कूल का निर्माण किया, स्कूलें खोली और कई स्कूलें खोली। उसी के साथ महिलाओं की स्थिति को जब उनको समझ में आया कि महिलाओं को भी अपनी गुलामी नहीं समझ में आती, महिलाओं का जो उत्पीड़न होता है घर के अंदर, घर के बाहर, समाज के अंदर, उस उत्पीड़न का राज क्या है। तो उस उत्पीड़न का राज यह है कि महिला एजुकेटेड नहीं है, पढ़ाई लिखाई में उसको स्थान नहीं है और इसीलिए उसको ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। तो महिलाओं को पढ़ाने का भी काम उन्होंने शुरू किया। लेकिन देखिए, जिन मनुवादी व्यवस्था को तोड़कर, जिन मनुवादी परंपराओं को तोड़कर उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की, इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने लिया। उसके बाद ही सेकंड नंबर पर ही पिछड़े और शेड्यूल कास्ट की महिलाएं आई और उनके स्कूलों में भी इसी प्रकार जो है कॉम्बिनेशन विद्यार्थियों का रहा। और जैसे आजकल हम देखते हैं, हमारे विद्यार्थियों की जो संख्या होती है 60 to 100, मतलब 60 से 100 तक हमारे बच्चे रहते हैं इस क्लास के अंदर। तो महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को उस समय में जब महिलाओं को पढ़ाना या फिर महिलाओं का पढ़ना यहाँ धर्म के खिलाफ है, यह परंपराओं के खिलाफ है, रीति रिवाज के खिलाफ है, और पढ़ना मतलब कि पाप है, एजुकेशन लेना मतलब कि भगवान के आदेश का जो है, भगवान के आदेश को नहीं मानना, ये काम करने की जब उन्होंने शुरुआत की तो उनके शुरुआती समय में 4 से 5 ही विद्यार्थिनियाँ उनके स्कूल में रहीं और उसके बाद वहाँ से जो शुरुआत हुई, तो आज वो शुरुआत संपूर्ण देश के अंदर हमें यह दिखाई देती है कि जिस देश की संस्कृति ने महिलाओं को पढ़ने लिखने के अधिकार को ही धर्म बताया, आज उस देश के अंदर महिलाएं पढ़ रही हैं। आज उस देश के अंदर महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्कूल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में दिखाई दे रहा है। वही महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन टीचर स्टाफ में दिखाई देता है, नौकरी करने वाले वर्ग में भी दिखाई दे रहा है। वही महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जिस महिलाओं की सोच विचार और उसका मत क्या है, वो क्या सोचती हैं, उसको भी घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर जब महत्व नहीं देने की हमारा जो संस्कृति रही,
ऐसी संस्कृति को तोड़कर अब वो महिला समाज के पास जाकर अपनी सोच रख सकती हैं और समाज का नेतृत्व कर सकती हैं। समाज के अंदर ही नहीं तो संपूर्ण देश के अंदर वो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि पर भी हमको नजर आती है। तो ये तमाम जो सारी चीज़ें हैं, वो तमाम सारी चीज़ें हमें किसी आंदोलन से मिली है, और वो आंदोलन अगर किसी ने किया है तो वो महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले इन्होंने किया है। आपको यह भी मैं बात बता दूं कि लोग जीते जी समाज का काम करते हैं, और सावित्रीबाई फुले ने अपना संपूर्ण जीवन वो 50 साल तक इस सामाजिक जीवन में रही। जिस देश के अंदर महिलाओं का कोई वैयक्तिक मतलब पर्सनल लाइफ नहीं है, ऐसे देश में एक महिला उस समय में 1800 की सदी में, जब महिलाओं को गुलाम माना जाता था, दहलीज पार करना पाप माना जाता था, और महिलाओं को उल्टा बताने की संस्कृति इस देश की रही है, महिलाओं को द्रौपदी बताने की संस्कृति इस देश की रही है, महिलाओं को सीता जैसा अग्नि परीक्षा देने के लिए उसे बाध्य किया गया। ऐसे देश में तमाम दहलीज को लांघकर सावित्रीबाई फुले जो है ये एक आंदोलन चलाती है और शुरू करती है, और वो 50 साल तक इस सामाजिक जीवन में अपने जीवन को व्यतीत करती हैं और समाज को देती हैं। तो समाज को वो एजुकेशन ही नहीं देती, मतलब महिलाओं को सिर्फ एजुकेशन नहीं देती, बल्कि समाज के अंदर वो हर तरह से समाज की मदद करती है, समाज की सेवा करती है, और समाज के अंदर कुरीतियों को ख़त्म करने का काम करती हैं। जैसे उस समय में एक बाल विवाह प्रथा होती थी, उस बाल विवाह प्रथा को भी तोड़ने का काम, उस पर रोक लगाने का काम उन्होंने फुले दाम्पत्य ने किया, सावित्रीबाई फुले ने किया, महात्मा ज्योतिराव फुले ने किया। सती प्रथा को ख़त्म करने का काम किया। कुमारी माता का जो सवाल है वो आज भी हमारे समाज के अंदर बड़ी ही अलग नज़र से देखा जाता है। अगर कोई कुमारी माता है या फिर अगर कोई विधवा है और वो उसके पति के मरने के बाद अगर वो गर्भधारण कर लेती हैं किसी और की गलती की वजह से, तो भी उसे समाज के अंदर बड़ी ही अलग दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन इस समाज की इस गलत कुरीतियों को, इस गंदगी को सावित्रीबाई फुले इन्होंने अपने आंचल में समाया, और इस गंदगी को साफ करने के लिए भी उन्होंने नई अपनी संस्थाएं बनाई और उन बच्चों को अपने घर में रखा, महिलाओं को उन्होंने जगह दी, और इस प्रकार से समाज के अंदर एक नया समाज निर्माण करने की कोशिश उन्होंने अपने समय में की। इन तमाम सामाजिक जीवन में लोग जीते जी समाज का काम करते हैं, लेकिन सावित्रीबाई फुले इन्होंने अपने मरते दम तक उन्होंने समाज के लिए काम किया है। महात्मा ज्योतिराव फुले इनके जाने के बाद सावित्रीबाई फुले वो जब पूना में रहते हैं तो प्लेग की बीमारी फैल जाती है, और प्लेग की बीमारी से लोग बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मृत्यु हो रही थी। और ऐसे में हमारे महापुरुष जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, हमारी महानायिकाएं जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं, ऐसी सावित्रीबाई फुले वो क्या करती है, तो वो सावित्रीबाई फुले उस समय अपने बेटे को एक यशवंत फुले इन्हें डॉक्टर बनाते हैं, और वो एक कैंप चलाते हैं इस प्लेग की बीमारी से लड़ने के लिए, वो लोगों का इलाज करते हैं। उस समय ना ही किसी प्रकार की एम्बुलेंस, ना ही किसी भी प्रकार का वाहन वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, और ऐसे में सावित्रीबाई फुले अपने कांधे पर, अपने गोदी में उन छोटे छोटे बच्चों को लेकर जा रही थी अपने बेटे के कैंप में कि वो उनका इलाज कर सके। तो वो अपने गोदी में लेकर बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ढोते हुए बच्चों को कैंप में पहुंचा रही हैं, और ऐसे में प्लेग की जो बीमारी है ये इन्फेक्टेड बीमारी है, और ऐसे में वही इन्फेक्शन सावित्रीबाई फुले को हो जाता है। तो ये काम करते हुए सावित्रीबाई फुले भी है वो इन्फेक्टेड हो गई, और जब उनके बेटे ने पूछा कि अब माँ मेरे पास ये सवाल है कि अब मेरे पास एक ही डोज बचा हुआ है, एक ही वैक्सीन बची हुई है, अब ये वैक्सीन मैंने किसे लगाना, मैं अपने पेशेंट को लगाऊं जो कि पेशेंट हमारा समाज का एक बच्चा है 8 से 10 साल का, उसे लगाऊं या फिर मैं तुम्हें लगाऊं, क्योंकि इन्फेक्शन दोनों को है।
तो सावित्रीबाई फुले कहती है कि मेरी उम्र तो ढल गई, मुझे जो काम करना था वो काम भी मैंने कर लिया। मैंने जिस आंदोलन को अपने हाथों में लिया था उस आंदोलन को मैंने अपने हाथों से संवारा भी है। अब आने वाले समय में इस बच्चे की जो ज़िंदगी है वो बड़ी लंबी होगी। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं मर भी गई तो भी कुछ नहीं, लेकिन इस छोटे बच्चे की जो ज़िंदगी है वो पूरी उम्र उसके सामने पड़ी हुई है। तो यह जो वैक्सीन बची हुई है, यह वैक्सीन इस बच्चे को लगा दीजिए। तो इस प्रकार सावित्रीबाई फुले ज़िंदगी भर लोगों के लिए काम करती हैं, लोगों के उत्थान के लिए काम करती हैं, लोगों के उद्धार के लिए काम करती हैं। इस देश के अंदर गुलामी को ख़त्म करने के लिए, मानसिक गुलामी को, सामाजिक गुलामी को ख़त्म करने के लिए मनुवादी ताकतों से लड़ती हैं और मरते समय भी वह एक बच्चे को जीवन दान देकर जाती है। तो इस प्रकार हमारी जो महानायिका है वो हमारे लिए हमेशा ही आदर्श रहेंगी, जिन्होंने जीते जी ही नहीं मरते दम तक समाज के बारे में सोचा। तो ऐसे महानायिका सावित्रीबाई फुले, इनकी जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।